सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है आप सभी थोड़े से नाराज़ हो सकते हो मुझसे क्योंकि मैंने ये वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया। गाइस, मेरी तबीयत कल जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। आई डिडंट इवन चेक माय फ़ोन। मैंने आप में से किसी के भी मैसेजेस भी अभी तक चेक किए नहीं हैं। मैंने चाहा था कि एक मैं मैसेज ड्रॉप कर दूँ आप लोगों को, लेकिन मेरी पता है वो करने की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने बस ये डॉक्यूमेंट आप लोगों का बनाया, आपका दूसरे वीडियोज़ का भी डॉक्यूमेंट तैयार है। तो आपका जो ये वीडियो है ना, ये 2 पार्ट में आएगी। मतलब बेसिकली मैं ये जो पूरा कंटेंट है, आपका पूरा सिलेबस है, एक वीडियो के अंदर नहीं कर पाऊँगी, तो 2 वीडियोज़ में आएँगी। इस पर्टिकुलर वीडियो में ना आपका जो ईज़ीएस्ट पार्ट है वो मैंने इंक्लूड कर दिया। फिर नेक्स्ट में आपकी जो पोएट्री हो जाएगी और जो स्टोरीज़ हो जाएगी वो आ जाएगी, ठीक है? तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से ये शुरू कर लेते हैं। तो इसमें जो देखो, फर्स्ट ब्लॉक में ना आपके मेनली 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, 4 भी नहीं, उसको भी 3 कर दो आप। ठीक है? जो पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस है, तो आपको और कुछ नहीं पढ़ना। हमेशा मैंने सारे आपके पीवाईक्यूज़ देख लिए, उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है? तो आप आँख बंद करके मेरे ऊपर विश्वास करके चले जाओ। अगर किसी एक और क्वेश्चन का आने का चांस है तो वो भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैम 1% चांस है, ये वाला भी हम पढ़ के चले जाते हैं, तो आप वो भी पढ़ के चले जाना। ओके। तो वो कौन सा क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है? देखो, ये जो हिंद स्वराज है ना, गांधी जी का हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, यही बार बार लास्ट के 12 मैंने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखे हैं। ये इतनी ज़्यादा बार पूछा गया है कि इसका आने का चांसेस तो मतलब आप लगा लो 90% है। फिर उसके अलावा और किसके बारे में आ सकता है? स्वामी विवेकानंद जी ने जो अपना एड्रेस दिया था ना शिकागो में, वो पूछा जा सकता है। देखो, स्वामी विवेकानंद जी का भी 2 बार आया है क्वेश्चन, मतलब और भी 1-2 बार और आया है। मैंने जहाँ भी ये नोटिस करा ना कि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो फिर मैंने उसके बाद ये लिस्ट और ज़्यादा बढ़ानी बंद कर दी। बिकॉज़ फिर मुझे पता चल गया, आइडिया हो गया कि हाँ, ये क्वेश्चन है। फिर निराज सिंह चौधरी की ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। फिर 1-2 बार नेहरू की ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन पूछा है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो गांधी जी का हिंद स्वराज हो जाएगा। फिर ये निराज सिंह चौधरी की ऑटोबायोग्राफी, फिर नेहरू की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है? फिर स्वामी विवेकानंद जी का एड्रेस एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, एंड फिर एक या फिर 2 क्वेश्चन देखे गए थे जो इस सेठ का फ्रॉम हेवन लेक है। मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया है। ओके। तो देखो, सबसे पहले तो हम स्वामी विवेकानंद जी का जो उन्होंने एड्रेस दिया था शिकागो में 1893 में, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये ना एक तरह से अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए गए थे वहाँ पे। ओके। एंड ये मतलब कौन सी जगह पे था? पार्लियामेंट एट द वर्ल्ड्स रिलीजन्स, ठीक है, इन शिकागो। ये था उस इवेंट का नाम जो कि शिकागो में हुआ था 1893 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका ऐसे कहते हैं ना लैंडमार्क स्पीच थी, जिसमें इन्होंने शुरुआत करी थी भाइयों और बहनों, मतलब इंग्लिश में दी थी पूरी स्पीच। उस टाइम पे सोचो, बीइंग एन इंडियन जो एक कॉलोनियल स्टेट के अंदर है ना, तो वो इंसान वहाँ पे शिकागो कनाडा में जाके एक स्पीच दे अपनी, इतनी मतलब बढ़िया स्पीच दे कि सारे के सारे लोग ऐसे हिल जाए बिल्कुल। ठीक है? तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई थी। उन्होंने ऐसे माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स करके सबको एड्रेस किया था, तो वो बहुत बड़ी बात थी। ठीक है? तो ये इनके देखो पॉइंट्स देख लेते हैं। हमसे पूछा जाएगा कि इनके एड्रेस में इन्होंने क्या मतलब हिंदुइज़्म के बारे में बताया, वहाँ पे क्या चर्चा करी। एंड तो सबसे पहला है यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, जो हमारे हिंदुइज्म की बात करते हैं ना, कि भाई हिंदुइज्म में सबसे ज़्यादा हम बाकी सबको मतलब एक्सेप्ट करते हैं। हार्मनी की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है? ये सारे पॉइंट्स बच्चों बहुत ज़्यादा आसान है। आप सिर्फ एक बार इन्हें पढ़ भर लोगे ना, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैम ये तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की बातें वैसे ही करते हैं, ये बस हमें लिख लिख के आना है वहाँ पे। ठीक है? तो ऐसा कुछ बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। एंड फिर एंशिएंट एंड इटर्नल रिलीजन है हमारा हिंदुइज्म। स्पिरिचुअल इंक्लूसिवनेस है, ठीक है, मतलब जो सबको एक साथ लेके चलता है। डाइवर्स फिलोसफी, रिचुअल्स, डीटीज रिफ्लेक्टिंग इट्स इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस मतलब होता है इंक्लूड करके चलना, ठीक है। बिलीफ इन हार्मनी, फेथ इन सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, कोई भी पॉइंट इसमें से ऐसा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की टुवर्ड्स पढ़ते हैं। अब ये जो हमारा महात्मा गांधी जी का हिंद स्वराज है, या फिर हम कह लें इंडियन होम रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है उनका, जो कि आया था 1909 में।
ठीक है। तो इसमें भी देखो इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बोले हैं। ही क्रिटिसाइजेस द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आप लोगों को गांधी जी के बारे में जो भी पता हो ना, जो भी उनके आइडियाज थे, वही इन्होंने इसमें लिखे हैं। तो कल्चरल एसर्शन दिया उन्होंने कि भाई अपना कल्चर प्रमोट करो तुम, जो इंडिजिनस चीज़ें हैं उन्हें प्रमोट करो, जो हमारी हमारे देश की चीज़ें हैं, है ना, वो बोलते थे ना, अपने देश की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करो और बाहर की जो वेस्टर्न चीज़ें हैं उन्हें रिजेक्ट करो। फिर ये डीकोलोनाइजिंग द माइंड करते थे कि मतलब लोगों के अंदर से ना, ये जो कॉलोनाइजर्स ने उनके दिमाग में अपनी छाप छोड़ी हुई है, वो कोशिश करते थे कि किसी भी तरीके से इन लोगों का इन्फ्लुएंस कम हो इंडियंस की लाइफ से। अदरवाइज ये इंडियंस की जो पहचान है वो खो जाएगी एंड कहीं ना कहीं ये वेस्टर्न ही बन के रह जाएंगे। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबको पता है, ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में बिलीव करते थे, ठीक है, सत्याग्रह था इनका। ओके। फिर इंटेरोगेशन ऑफ मॉडर्निटी, मतलब ये क्वेश्चन करते थे कि एकदम से ना वेस्टर्न प्रोग्रेस को आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो, ठीक है। मतलब आप अपनी जो हमारी एथिकल सोसाइटी है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको ढूंढो कि क्या ज़रूरी है एंड उनके ऊपर आगे काम करो। वेस्टर्न सोसाइटी जो हमें इतनी प्रोग्रेसिव लग रही है, उसको आप अपना खुद सेल्फ इवेल्युएट करो दैट वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट, ठीक है। फिर ये और किसकी बात करते थे, मतलब इनका टेक्स्ट का आज मॉडर्न कंटेक्स्ट में क्या यूज़ है, मतलब आज की लाइफ में हमारा जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें क्या यूज़ है। तो सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ये, है ना, कि भाई हमें इस तरह से ज़िंदगी जीनी है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उतने ही रिसोर्सेज बचे रहे जितने कि हमारे पास है। फिर कल्चरल आइडेंटिटी की बात करते हैं कि आप जो पूरी दुनिया है उसमें अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी कहीं खो मत देना, ठीक है, अपने रूट्स भूल मत जाना, अपनी जो रिस्पेक्ट है, अपनी आइडेंटिटी है, उसे मेंटेन करके रखना। फिर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट आज भी इनकी वजह से हमें देखने के लिए मिलती है एंड जिनसे जीत भी मिलती है। फिर एथिकल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये जो आज भी मतलब इनके जो आइडियाज़ है वो फॉलो होते हैं। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर, सुपर इजी, बस इनका पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया ना, then it is all upon you how nicely you can express yourself। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निराज सी चौधरी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, ये जो है एक्चुअली थोड़ा सा ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी में इनको आपको देखने को मिलेगा दैट ही यूज्ड टू सपोर्ट द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, है ना, वेस्टर्न जो उनकी फिलॉसफी है, उनके तौर तरीके हैं, उन्हें देख के एकदम मतलब उनको उनके उनसे खींचे चले जाते हैं। तो ये उनमें से एक थे, ठीक है। तो इनका जो ये ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक सा था क्योंकि इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल इन सब के ऊपर कमेंट्री करी थी, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसे अनकन्वेंशनल बनाया था, मतलब थोड़ा अनयूजुअल, जो देखा जाता है नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। फिर बेसिकली यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल लिख दिया। फिर एडमायरेशन फॉर ब्रिटिश रूल आ जाएगा हमारा, कि भाई ये इनको बहुत ये कंट्रोवर्सी में भी रहे ना, इस वजह से कि इंडियंस क्यों पसंद करेंगे ऐसे इंसान को जो तुम इंडिया में रह के हमारा जो कॉलोनाइजर है उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, है ना। तो ये आ गया। फिर क्रिटिक ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो फिर इन्होंने बोला कि भाई हमारी इंडियन सोसाइटी में भी क्या क्या चीज़ें गलत है उसको भी बाहर निकालो, जैसे सोशल ऑर्थोडॉक्सी हो गई, हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती थी, हमारे जो ट्रेडिशंस होते थे। भाई देखो हमारा जो ये रिलीजन है, सब कुछ है, इसमें सारी चीज़ें एकदम 100% परफेक्ट नहीं है, तो इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर हमें कुछ रैशनली सोच के कुछ चीज़ गलत लगती है तो उसको हम पॉइंट आउट करें ताकि वो सुधार हो सके। जैसे सती प्रथा थी, तो ज़रूरत थी कि भाई वो चेंज हो, है ना, चाइल्ड मैरिज थी उसकी भी ज़रूरत थी वो चेंज हो। तो उस टाइम पे इन्होंने भी जो इंडियन सोसाइटी के अंदर इस तरह के रिलीजियस प्रैक्टिस या सोशल ऑर्थोडॉक्स देखा होगा ना, तो उनको ये चेंज करने के लिए बोलते थे एंड वो क्रिटिसाइज करते थे। फिर कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन, एक तरह से ये जो है ना सॉरी, ये एक तरह से अपना जितना भी इनका आसपास की लाइफ थी, है ना, जैसे कॉलोनियल बंगाल में थे, तो बंगाल साइड में जहाँ पे उस टाइम पे रूल था, इनकी बुक आई कब थी देखो, 1951। तो मतलब बुक तो थोड़ा लेट आई थी बट इन्होंने ऑब्जर्व तो अपनी लाइफ में ऑलरेडी ये सारा रूल वगैरह सब कुछ कर लिया था ना, तो ये वहाँ का सब कल्चर वगैरह सब उसमें डालते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में। एक्यूजेशंस ऑफ कॉलोनियल लॉयल्टी, तो इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप ना
जो ब्रिटिशर्स है, कॉलोनाइजर है, उनसे ज़्यादा सिंपैथी रखते हो इंडियंस के टुवर्ड, इंडियंस के बजाय उनसे ज़्यादा सिंपैथी रखते हो। तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो भी बहुत रिच थी, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है और इन्होंने दिखाई है कि भाई मतलब बीइंग एन इंडियन इन्होंने ये टेक्स्ट इंग्लिश में लिखा एंड बहुत ही प्यारा टेक्स्ट लिखा। फिर इनकी जो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होने के बावजूद भी इस टेक्स्ट को बहुत ही ज़्यादा सोशो कल्चरल डॉक्यूमेंट के तौर पे ना बहुत वैल्यूएबल माना जाता है, क्योंकि इससे हमें काफ़ी सारी चीज़ें उस टाइम की समझ में आती है। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो गया। अभी देखो ये 4 क्वेश्चन होते ही ना आपको अपना ब्लॉक 1 के लिए तो 100% जो है तैयारी हो जाएगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूँ, जो आपका ये पोएट्री वाला ब्लॉक है एंड जो शॉर्ट स्टोरी वाला ब्लॉक है ना, शॉर्ट स्टोरी, ये दोनों में आपको चॉइस नहीं मिलेगी। मतलब आपको जैसे 6-7 पोएट्रीज के पैसेजेस दे दिए, ठीक है, तो उनमें से आपको 4 या फिर 2 करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग कि वो 5 नंबर का आ रहा है एक पैसेज या फिर 10 का आ रहा है। अगर 5 का आ रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनमें मतलब 4 रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे कि कौन सी पोएट्री का है। अगर 10 का आ रहा है तो 2 रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 5 वाला ही आएगा आपका। ठीक है, सेम ऐसी जो शॉर्ट स्टोरी है उसमें आपको 2 क्वेश्चन देंगे और करके, ठीक है, और करके आपको 2 क्वेश्चन दे देंगे, तो उनमें से एक शॉर्ट स्टोरी तो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास वो क्वेश्चन किसी और मतलब शॉर्ट स्टोरी का क्वेश्चन किसी और के साथ चॉइस में आ जाएगा, मतलब इन इजी ब्लॉक्स में से चॉइस में आ जाएगा, नहीं। इसमें क्या होगा, जैसे ब्लॉक 1 का क्वेश्चन ब्लॉक 2 के साथ चॉइस में आ जाएगा। तो जो ये बाकी के सारे ब्लॉक्स हैं ना, जैसे हमारे मुल्क राज आनंद का अनटचेबल हो जाएगा, फिर राजा राव का हमारा कान था पूरा हो जाएगा, है ना, इनके साथ चॉइस में आ जाएगा। तो मतलब इन लोगों ने थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट कर दिया मामला। अगर जो ये सारी ही चीजें मतलब मान लो पोएट्री वाला क्वेश्चन या फिर वो शॉर्ट स्टोरी वाला क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन मिला के उन्होंने बोला कि सिर्फ 5 क्वेश्चन करो, उन्होंने 8 क्वेश्चन आपको दे दिए, तो आप लोगों के लिए चीजें आसान है। फिर आप आंख बंद करके जो मैंने ब्लॉग्स इस वाली वीडियो में बताया ना, वो चूज कर लेना, क्योंकि उन्हें डिस्क्राइब करना, उन्हें एक्सप्रेस करना ज्यादा आसान होगा। मतलब इन चीजों को याद रखने में ना आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी याद रखना है आपको। क्या करना है, अगर आपके पास एग्जाम में ऐसे स्ट्रेट अवे 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा सिर्फ पोएट्री वाला, जिसमें 7 से 8 जो है आपके पैसेजेस होंगे, उसमें से आपको 4 करने पड़ेंगे, ठीक है, कंपलसरी होंगे वो। एंड मतलब अगर बोला कि इन 8 क्वेश्चन में से आपके पास 5 करने की चॉइस है, तो आप फर्स्ट क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हो। मान लो आपके पास 8 में से आप 4 नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, तो आप अपने मार्क्स लूज मत करना, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर ये शॉर्ट स्टोरी वाला भी आ जाता है, शॉर्ट स्टोरीज क्योंकि काफ़ी सारी है, तो मुझे नहीं पता आप कैसे उसको याद रख पाओगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी किस तरह से याद होगी। बट ये जो मेन ब्लॉग्स है ना, इनकी आपसे थीम्स पूछ लेंगे या फिर नरेटिव स्टाइल पूछ लेंगे, तो इनको याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 4-5 ही है, 4-5 ही है। और ये आ जाएगा आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद करके चले जाना। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको 5 ब्लॉग पढ़ा रही हूँ ना, जिसमें कि आपके 4 तो वो आ जाते हैं, मेन जो नॉवेल्स है एंड प्ले है एक, ठीक है, हमारा महेश दत्तानी का तारा जो प्ले है। एंड उसके अलावा ये जो फर्स्ट ब्लॉक है, जो हमारे नॉन फिक्शन प्रोज होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फिक्शन प्रोज, ठीक है। तो ये इस ब्लॉक को मिला के आपका इजी पार्ट बनता है। तो पहले आप इजी पार्ट को अच्छे से करके चले जाओ, फिर उसके बाद आप अपना पोएट्री एंड जो हमारा शॉर्ट स्टोरी बच जाएगा, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, वो कवर करना, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रेटेजी क्लियर है कि किस हिसाब से जाना है, क्योंकि आपके पास एक दिन का ही टाइम है। बट ट्रस्ट में बच्चों, ये एक दिन आपके लिए मोर देन इनफ है। इतना मतलब जो फर्स्ट पार्ट है ना इस वीडियो का सिलेबस, तो आपका बहुत ईजी है। सेकेंड वीडियो का सिलेबस इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वो पोम्स वगैरह एकदम से समझ में आ गई। एंड उसमें भी आप देखना कुछ कुछ पैसेजेस कितनी ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो आप उससे आइडिया लगा लोगे कि हाँ, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंस की लाइन में ऊपर रखना है एंड ये वाला थोड़ा नीचे रखना है। चलो वापस आते हैं अपने काम पर। हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया।
नहीं, हम नेहरू की ऑटोबायोग्राफी पे है, ठीक है। तो नेहरू जी ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी 1936 में, ठीक है। तो इसमें अपना इन्होंने पर्सनल एंड पॉलिटिकल लाइफ को ब्लेंड किया, इमोशनल ऑनेस्टी के साथ इन्होंने अपनी ये जो है बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी। इंटेलेक्चुअल रिफ्लेक्शन दिखता है इनका कि ये कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ठीक है। लाइफ, पॉलिटिक्स, इंपीरियलिज्म, ह्यूमन प्रोग्रेस, एलिवेटिंग इन बियॉन्ड मोर देन पर्सनल स्टोरी टेलिंग। तो ये राइटर काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इवोल्यूशन ऑफ अ नेशनलिस्ट, तो ये नेशनलिस्ट थे भाई, फ्रीडम फाइटर थे हमारे। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो एक तरह से इनका जो ये वर्क है हमारे लिए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट की तरह हम प्रिजर्व करके रखते हैं कि भाई हमें हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको पास्ट को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इनका प्रोज स्टाइल कैसा था? एलिगेंट एंड ल्यूसिड, फिलोसफिकल एंड एनालिटिकल, और बैलेंस्ड टोन थी इनके में। तो ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा डिटेल में मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, जो विक्रम सेठ का फ्रॉम हेवन लेक है, ये आप चाहो तो छोड़ के जा सकते हो। दे आर वेरी थिन चांसेस कि इसमें से आपसे पूछा जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ एक बार ही मैंने ऑब्जर्व करा था, मैंने सिर्फ इसलिए डाल दिया कि पता नहीं अगर दोबारा आ गया तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, ठीक है। कि आप ऐसा ना हो कि ये इजी वाले सेक्शन में से एक ही क्वेश्चन आए और उसे भी आप ना कर पाओ। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इससे ऊपर वाले हैं, ये आप लोग फिर भी एक बार बस इसे ऐसे पढ़ के चले जाना, कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो जो इनका ये वर्क है ना, फ्रॉम हेवन लेक, ये आया 1983 में, एंड इट इज़ अ ट्रेवलॉग। जैसे आज के टाइम पे लोग व्लॉग वगैरह बनाते हैं, ट्रेवलॉग भी बनाते हैं। तो ये राइटिंग रिटन स्टाइल में ट्रेवलॉग था, जिसमें इन्होंने अपनी पूरी जर्नी दिखाई है, कहाँ से? चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल, ठीक है। तो इन्होंने सारे अपने ऑब्जर्वेशंस बताए, पर्सनल रिफ्लेक्शंस बताए, क्रॉस कल्चरल कनेक्शंस बताए, ठीक है, ह्यूमन वार्मथ बताई। तो बहुत अच्छा इनका ये वर्क माना जाता है। अभी इनके में हम क्या क्या पॉइंट्स याद कर लेंगे? ह्यूमन इंटरेक्शन शेप द जर्नी, प्लेसेस गेन मीनिंग थ्रू पीपल, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई जो जगह है वहाँ पे उस जगह के लोग कैसे, आपका परसेप्शन ना उस हिसाब से बनेगा। मान लो आप देहरादून गए, ठीक है, देहरादून के लोग कैसे हैं उसके हिसाब से आप देहरादून की इमेज बनाओगे, ना कि सारी की सारी इमेज उस जगह की ब्यूटी के हिसाब से। तो लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी दिखाई, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग दिखाई कि भाई हम मान लो अपने नॉर्थ ईस्ट चले जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में हमें डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा। तो हम धीरे धीरे हमारा दिमाग है ना और ज़्यादा मतलब ग्रो करेगा कि अच्छा यहाँ पे लोग ऐसे रहते हैं, तो फिर हम उन्हें एक्सेप्ट भी करेंगे। हम मतलब किसी भी तरह का उनके टुवर्ड्स डिस्क्रिमिनेशन दिखाने के बजाय उनके कल्चर को समझ के उन्हें अपने ही लोग समझेंगे कि वो हमारे इंडिया का उतना ही ज़्यादा हिस्सा है, ठीक है। फिर इमोशनल कनेक्शन दिखाया। बात कर लेते हैं अब हमारे मुल्कराज आनंद जी की। इनकी जो ये बुक है अनटचेबल, है ना, नॉवल है, तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉवल मानी जाती है। ये आई कब? 1935 में। इसका जॉनरा क्या है? सोशल रियलिस्ट नॉवल है ये। एक तरह से सोशल कमेंट्री है और उस टाइम का जो रियलिटी था ना वो दिखाती है। पता है आपको आज के टाइम पे भी बहुत जगह इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन दिख जाती है जो दलित होते हैं हमारे, है ना, उनके टुवर्ड्स। तो ये कहीं न कहीं आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंस रखती है। हमें लगता है कि हम थोड़े से मॉडर्न एरिया में रह रहे हैं, थोड़े से अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो शायद हमारी जगह तो हाँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। पर अगर आप अभी भी रूरल एरियाज़ में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके साथ अभी भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। इट्स रियली डिसहार्टनिंग, ठीक है। तो इनका जो नरेटिव स्टाइल है ये थर्ड पर्सन लिमिटेड है, फोकसिंग ऑन अ सिंगल डे इन बाघाज लाइफ। तो जो ये बाघा है ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है इसमें, जो कि एक दलित होता है। इनकी लाइफ के बारे में पूरी की पूरी ये स्टोरी बताई गई है। तो लैंग्वेज इंग्लिश है। सेटिंग क्या रखी गई है? कॉलोनियल इंडिया, अ स्मॉल अननेम्ड टाउन, ठीक है। कोई भी तो टाउन है जिसका इसमें नाम नहीं मेंशन। तो ये किससे इंस्पायर्ड है? महात्मा गांधी का जो कैंपेन था ना अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, उससे इंस्पायर्ड है। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है भाई? ये एक तरह से फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल माना जाता है जो रियलिस्टिकली पोर्ट्रे करता है दलित लाइफ को और कास्ट ऑपरेशन को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम इसकी समरी देख लेते हैं फटाफट से। तो समरी में कुछ भी नहीं है भाई, जो हमारा
ये दलित बॉय है बाघा, ये 18 साल का दलित लड़का है जो कॉलोनियल इंडिया में रहता है। और इसका एक दिन का पूरा इवेंट दिखाते हैं, सिर्फ एक दिन का। तो ये बाघा करता क्या है, ये स्वीपर होता है और लेटरिन क्लीन करता है। ठीक है। तो अ जॉब असाइन टू द लोअर क्लास, लोअर कास्ट, है ना। तो अब तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है इस चीज में। उस टाइम पे तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि तुम ही ये हमारा ये काम करोगे, जो कि बहुत ज्यादा गलत था। ठीक है। तो novel opens with Bagha waking up in his squalid, segregated colony on the outskirts of the town। ये आप थोड़ा इसको इजी लैंग्वेज में लिख लेना कि जो बागा है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऐसे ड्रीमी बॉय भी होता है उसमें। तो इसमें ड्रीम्स की डिग्निटी एंड फैसिनेशन दिखाते हैं कि भाई ये लोग तो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, है ना, कि अब हमारे भी कुछ रिस्पेक्ट हो, हमारे साथ भी फेयरनेस हो, हमें गलत तरीके से ट्रीट ना किया जाए, पर फिर भी इन लोगों को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये बहुत सारी जगहों पे ना अपने साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखता है। क्या क्या इंसिडेंसेस होते हैं इसके साथ। तो एक बार ये ऐसे रिक्शा पे बैठा के किसी भी तो हाई कास्ट हिंदू आदमी को लेके जा रहा होता है, जो उसे बहुत थोड़ा-सा ऐसे टकरा जाता है, तो ये उसे बहुत बुरी तरह डाँट देता है। जो वो आदमी होता है हाई कास्ट वाला, वो इस बाघा को बहुत बुरी तरह से डाँट देता है, मतलब इसकी बेइज़्ज़ती मार देता है सबके सामने, क्योंकि ये लोअर कास्ट का होता है। फिर जब ये टेंपल में होता है, तो वहाँ पे भी इसे एक तरह से एक्यूज़ किया जाता है कि तुमने इस जगह को गंदा कर दिया, तुम तो गंदे हो, तुम अछूत हो। इस तरीके से गलत-गलत वर्ड्स इसके लिए बोल के इसे बहुत ही ज़्यादा ऐसे ह्यूमिलिएट किया जाता है। फिर एक जगह पे इसे पानी नहीं पीने दिया जाता बिल्कुल भी, जो अपर कास्ट के लोग हैं इस पे बिल्कुल दया नहीं दिखाते। तो बहुत ही ज़्यादा इसके साथ बुरा इंसिडेंस होता है। तो थ्रू आउट द डे इसके साथ ये सारे इंसिडेंसेस होते रहते हैं। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं चाहता है कि मुझे भी इक्वालिटी मिले, मुझे भी फ्रीडम मिले। ठीक है। और ये पावरलेस फील करता है, जो ये इतना रिजिड हमारा सोशल स्ट्रक्चर बन गया है ना, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है, पावरलेस फील करता है। तो फिर लास्ट में जब तक शाम होती है, तब इसे ऐसा लगता है कि अनटचेबिलिटी से लड़ने के लिए ना 3 आइडियाज़ काम आ सकते हैं। क्या-क्या है वो आइडियाज़? एक तो या तो ये क्रिश्चियन मिशनरी बन जाए, ठीक है? अपना धर्म ही बदल ले, एंड फिर उसके बाद शायद से इसे सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिले, या ये सोचता है। दूसरा, इसे महात्मा गांधी का जो ये हरिजन वाला कॉन्सेप्ट है कि भाई एक तरह से सोशल रिफॉर्म ला करके हम जो है सोसाइटी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है। तो प्रमोट्स कास्ट रिफॉर्म एंड सोशल इक्वेलिटी फॉर हरिजन, जो महात्मा गांधी के सपोर्ट में आ जाए। और जो तीसरा होता है कि ये उम्मीद करते हैं कि भाई आगे जाके इस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए कि इंसानों को मैनुअल स्कैवेंजर्स नहीं बनना पड़े, इंसानों को खुद से जो है टॉयलेट साफ ना करना पड़े। तो मतलब अपने आप फ्लश टॉयलेट्स हो, एंड मैनुअल स्कैवेंजर्स की जरूरत ना पड़े। मैनुअल स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, देखो आपको पता है, जो बड़े बड़े नाले होते हैं ना, गंदे नाले, उनको जब वो जाम हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनको साफ करने के लिए ना, एक तरह से गटर, बेसिकली गटर को साफ करने के लिए काफी कुछ लोगों को उसके अंदर जा करके उसको सफाई करनी पड़ती है। यस, दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडिया। तो उसके अंदर जब कोई जाके साफ करेगा, तो कई सारी लोगों की इस तरह से जानें भी जा चुकी है। दैट शोज कि हमारे इंडिया में एक इंसान की लाइफ की सिर्फ कितनी सी कीमत है ना, और उसके कितने ही पैसे इन्हें देते होंगे। तो मतलब ये चाहते हैं कि भाई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए, भगवान करे, तो ये इंसान इतनी ज़्यादा दिमाग से ना, ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम है, कम से कम उसे तो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। किसी भी इंसान की डिग्निटी, रिस्पेक्ट वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगी, जब आप उससे इस तरह का काम करने की उम्मीद कर लोगे। ठीक है। तो यही सारे इसमें इसकी समरी है। इतना मुश्किल प्ले नहीं, इतना मुश्किल नॉवल नहीं है, बहुत ही आसान है। तो आखिर में जाके बस ये बाघा की जो ये सोचता है ना, कंटेम्पलेटिंग मतलब सोचना, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किस तरीके से इस रिजिड सोशल स्ट्रक्चर से बाहर निकला जा सकता है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करके। फाइनली ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को ही एक तरह से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मानता है। ठीक है। तो ये जो लाइफ लॉन्ग ह्यूमिलेशन है दलित्स का, वो इसी तरीके से खत्म हो सकता है। तो इसकी थीम्स क्या क्या है, देखो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहला, सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, सर्च फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, इंडिविजुअल होप हेल्पलेसनेस वर्सेस सोशल रिफॉर्म, एंड होप फॉर चेंज। तो ये सारे हमारे क्या आ जाएंगे,
इसके थीम्स आ जाएंगे। तो अभी तक आपको 2 ब्लॉग्स के ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। एंड डोंट वरी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना, मैं शाम की क्लास में आपको शाम की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक बार दोबारा करवा दूंगी। फर्स्ट वाले ब्लॉग से तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, वी मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगी। आई माइट नॉट रिपीट ऑल द क्वेश्चंस ओवर देयर इन दैट क्लास, बट जो बाकी के ब्लॉग्स हैं जो मैंने इसमें डिस्कस करे हैं, उनमें मैंने सिर्फ और सिर्फ समरी और थीम्स डिस्कस करी है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको उस वीडियो में दे दूंगी। आप लोग बस प्लीज थोड़ा सा पेशेंटली मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। ठीक है, आई नो बहुत मुश्किल होता है ऐसे क्रूशियल टाइम पे, और मुझे ये भी पता बहुत सारे बच्चों को ना ऐसे अच्छा नहीं लगता कि मैम लास्ट मोमेंट पे हम इतने लेट क्यों प्रिपरेशन शुरू करें। बट बच्चों ये समझो कि आई एम इंडिविजुअल, यहाँ पे मैं अकेले सब कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड मेरी हेल्थ जो कल, मुझे मैं जानती हूँ कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वही एक इकलौता कारण था कि आप लोगों की ये वीडियो जो है इतनी लेट आ रही है। बट एनीवेज, नाउ आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सब कुछ जल्दी जल्दी आ जाए एंड आप लोगों को ना जल्दी से आप प्रिपेयर कर सको।